नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने शुरू कर रखे हैं यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए फ्री क्लासेस। इसकी मैं ऑलरेडी 5 वीडियो डाल चुका हूं यूपीएसआई की मैथ को लेकर। पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल मैथ प्रैक्टिस के लिए। वहां पर जाकर आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं जो इससे पहली 5 वीडियो मैंने डाली है नंबर सिस्टम की। आज ये छठी वीडियो होने वाली है जो कि होने वाली है नंबर ऑफ जीरो के ऊपर, यानी कि जीरो की गिनती करना। ये क्वेश्चन सारे के सारे वे हैं जो यूपीएसआई में आए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि नंबर ऑफ जीरो होता क्या है, शून्यों की संख्या क्या होती है। तो ये क्वेश्चंस उसी के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में क्या क्या ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो पहली 5 वीडियो आपको जरूर देखनी है। आज छठी वीडियो है, इसमें नंबर ऑफ जीरो करेंगे। उसके साथ ही हम बात करेंगे हम समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी की भी इसमें हम बात कर लेंगे। तो 2 टॉपिक आपके आज इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। इसी के साथ ही हिंदी स्पेशल के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप हिंदी की सारी वीडियोस देख लीजिएगा। वो आपके कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस सब में काम कर देगी। और अगर इसी तरीके से बात करें जीके की, तो लूसेंट स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही यूपीएसआई के 2025 के नाम से भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हम वीडियोस डाल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन दिया गया है कि फैक्टोरियल 649 के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या होता है, ये फैक्टोरियल होता है। ये जो निशान है ना, ये किस चीज का है? फैक्टोरियल का। इसको हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 649। तो ऐसे लिख दो या फिर आप इस चीज को ऐसे लिख दो, एक ही बात ये मानी जाती है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि आगे के सारे क्वेश्चन आप उससे फिर कर पाए। जैसे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपको कहीं जीरो दिखाई दे रही है तो यानी कि आपको समझ जाना है कि उसमें 5 और 2 छुपा हुआ है, तभी जीरो बनती है, नहीं तो जीरो नहीं बनती। सपोज करो आपने एक संख्या 5 ली और एक संख्या ली 2, तो 5 की 2 में गुना कर दी तो कितना आया? 10। तो इसमें कितनी शून्य है? उसमें शून्य की जो संख्या है वो कितनी है? एक शून्य है। समझ गए मेरी बात? अगर आपने ऐसे ले लिया कि 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, तो 1 और 5 की गुना यहाँ होगी, 1 5 और 1 2 की गुना यहाँ होगी। तो 5 और 2 के कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े बन गए। इसका मतलब जीरो कितनी होंगी? 2 जीरो होंगी। जैसे देख लेते हैं, 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 दूनी कितने हो जाएंगे? 100। तो कितनी जीरो आ गई हैं? शून्य जो है वो कितने आ गए हैं? आप कहोगे कि शून्य आ गए हैं जी, देखो 2। अगर मैं यहीं पर एक दूसरी चीज ले लूं, ऐसे ले लूं, 5 गुना 2 गुना 2। अब इसमें 2 तो कितनी है? 2 तो आया है 2 बार, और 5 कितनी बार आया है? 1 बार। तो जोड़ा कितनी बार बनेगा? तो आप कहोगे जोड़ा तो एक ही बार बनेगा, क्योंकि 5 तो एक ही है। बिल्कुल सही बात है। अगर 5 एक ही है तो 1 5 की गुना 1 2 के साथ करेंगे तो जीरो कितनी बनेगी? 1 जीरो बनेगी। ठीक है, तो इसमें जो जीरो आएगी वो कितनी आएगी? 1 जीरो आएगी। चाहे आप देख लीजिए, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो शून्य कितनी आई? शून्य की इसमें संख्या आ गई 1। अगर ये क्वेश्चन आपको मैं ऐसे दे दूं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है, और गुना 5, तो अब मुझे ये बताइए 2 कितनी बार आया है? आप कहोगे देखो जी, 2 तो आया है 3 बार, और 5 कितनी बार आया है? 5 आया है जी 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। तो इसमें शून्य कितनी होंगी? तो आपको देखना है जोड़े कितने बन सकते हैं। आप कहोगे देखो 2 तो 3 बार आया है, 5 आया है 2 बार, लेकिन जब 2 और 5 आपस में मिलेंगे जीरो तभी बनती है। तो 1 5 1 2 के साथ, 1 5 1 2 के साथ, ये तो दो फालतू है, इससे कोई भी जीरो नहीं बनेगी अकेले से। अकेली कोई भी संख्या जीरो नहीं बना सकती, ना चाहे वो 2 हो चाहे वो 5 हो। जब 2 और 5 आपस में गुना में आएंगे तभी जीरो बनेगी। तो हमने देखा 2 तो जो है कितनी बार आया था? 3 बार। 5 कितनी बार आया था? 2 बार। तो इनमें से जो भी कम हो उतनी ही जीरो लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2 तो आया है 3 बार, 5 आया है 2 बार, तो 2 बार 5 आया इसलिए 2 शून्य आ जाएंगी। ठीक है, यहां पर क्या था? यहां पर 2 2 बार आया था, 5 1 बार आया था, तो शून्य कितनी लगाई थी? 1। कई बार आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा कि 2 तो एक ही बार है, 5 जो है 3 बार दे दिया। तो शून्य कितनी बनेगी? जो भी कम बार आया होगा। 2 कितनी बार आया है? 2 1 बार आया है, तो एक ही शून्य बनेगी।
क्योंकि बनेगी क्योंकि 2 और 5 का एक ही जोड़ा बन सकता है। ये फालतू के 5 दे रखे, इनसे कोई भी जीरो नहीं बन सकती। अकेला 5 और अकेला 2 कभी भी जीरो नहीं बना सकता। जब जोड़ा बनेगा तभी शून्य आएगी। अब जोड़ा कब बनेगा? जोड़े के लिए ये देखना है कि कॉमन कितना है। 5 एक बार है तो 2 भी एक बार ही लेना पड़ेगा इसके साथ, तभी जीरो बनेगी। तो इसका मतलब है कि एक शून्य, यहाँ पर आपने देखा 2 शून्य, यहाँ पर आपने देखा 1 शून्य। तो मुझे उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया ऐसे। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को हम फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, या इस चीज को हम लिख सकते हैं इस तरीके से फैक्टोरियल 5। दोनों निशान फैक्टोरियल के होते हैं। अब जब इस फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 5 को लेकर 1 तक जाना है हमें। फैक्टोरियल हमेशा याद रखना, फैक्टोरियल कैसे खुलता है कि जिस भी संख्या पर फैक्टोरियल लग रहा है उस संख्या से गुना करते चले जाओ, कहाँ तक? 1 तक चले जाओ, तो पूरा फैक्टोरियल खुल जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, 1 से लेकर 5 तक इनकी आपस में गुना हुई, इसमें 5 तो कितनी बार आया? आप कहोगे जी 5 तो आया है एक बार। 2 कितनी बार आया है? तो 2 एक बार तो यहां से आ गया। और देखिए ये क्या होता है, 2 की पावर 2, तो 2 बार यहां आ गया 2। क्योंकि आप इस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2, तो कितनी बार आया? 2। तो कुल मिलाकर 1 से 5 तक की गुना करने पर 2 संख्या जो है वो कितनी बार आई है? आप कहोगे 2 संख्या जो है वो 3 बार आई है। और संख्या जो 5 है, 5 कितनी बार आया है? 5 आया है जी एक बार। 5 कितनी बार आया है? एक बार। अब आप मुझे गुना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे यहां से देखकर ये बताइए कि इसमें कितनी जीरो आएंगी। आपको मैंने बताया था कि 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? एक बार। तो जोड़ा एक ही बन पाएगा क्योंकि 5 तो एक ही बार आया है। तो कितने शून्य आएंगे इसमें? इसमें शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। आंसर मेरा खत्म। अब ये वाली चीज ना यहाँ पर आप देखिए, 2 तो कितनी बार है? 3 बार। कहाँ पे है? और 5 एक ही बार है। यानी कि मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि देखिए 2 तो है कितनी बार? 3 बार, और 5 है एक ही बार। तो जोड़ा तो एक ही बन पाएगा, बाकी इन 2 से क्या जीरो बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्य की संख्या आ जाएगी 1। यानी कि जब हम फैक्टोरियल 5 को खोलते हैं, क्या खोलते हैं? फैक्टोरियल 5 को जब हम खोलते हैं तो शून्य कितने आते हैं? 1। अब हमेशा एक याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या फैक्टोरियल में दे रखी होगी तो उसमें आपको 2 नहीं देखने, आप बस उसमें 5 देखना। क्यों? क्योंकि 2 तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे। हमें देखना है कौन सी चीज कम आई है। 2 कम आए तो उतने जीरो, 5 कम आए तो उतने जीरो। ठीक है, हमने देखा 5 कितनी बार आया? एक बार। और 2 कितनी बार आया? 3 बार। अब मैं यहाँ से साफ देख सकता था, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बस 5 यहीं है। तो 5 ही चेक कर लेते, जितनी बार 5 आया है उतनी जीरो लगा दो, आंसर खत्म। ये आप हमेशा याद रखिएगा, फैक्टोरियल में जब भी कोई चीज आपको दे रखी हो तो आप 5 बार चेक कर लीजिए कि इस फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है। जितनी बार 5 आया होगा उतनी ही जीरो होंगी, आंसर खत्म। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल को जब हम खोलते हैं तो 2 तो ज्यादा बार मिलेगा और 5 कम बार मिलेगा। और जितना बार 5 आया होगा उतने ही 2 के साथ जोड़े बनेंगे। बाकी जो फालतू 2 दे रखे होंगे उनके साथ कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 3 बार दे रखा था, 5 एक ही बार दे रखा था। तो हमने 5 की अगर हम देख लेते, 5 कितनी बार है? एक बार। तो एक ही शून्य बनेगा, 2 हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये 3 बार 2 दे रखे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने का। एक 5 एक 2 के साथ ही गुना करके एक जीरो बनाएगा। बाकी 2 जो बचे, बाकी 2 उनसे कोई भी जीरो नहीं बनेगी। पूरा डिटेल में समझाया है। अब इस क्वेश्चन पे मैं यहां आ जाता हूं असली क्वेश्चन पे। ये था आपके लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं 649 फैक्टोरियल 649। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे चलो हम ये तो पता कर लेंगे 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, पर पता कैसे करेंगे? अब ये इतनी बड़ी संख्या है 649। अब इसको ऐसे थोड़ा ही लिखने बैठेंगे कि 649 गुना 648 गुना 647, ऐसे करते 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 गुना 1 तक थोड़ा ही जाएंगे हम। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। तो इसका एक तरीका होता है, 5 निकालने का या 2 निकालने का या 3 निकालने का एक तरीका होता है। जब भी लगातार संख्या की गुना होती हुई 1 तक जाए ना, तो आपको क्या करना है, अगर आपको संख्या निकालने के 5 कितनी बार आया है तो इस 649 को सीधा 5 से भाग दो। तो 5 ही कम 5 कितना बचा? 1।
5 दूनी 10, कितना बचा 4, और 5 नम 45। ठीक है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि शेष कितना बचा, हम तो ये देखेंगे महारनी कितनी बार चली, 129 बार। कितनी बार चली, 129 बार। अब इस 129 को 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, उतार लिया 9, 5 पंजे 25। ठीक है जी, अब महारनी नहीं चलेगी। अब कितनी बार महारनी चली थी, 25 बार। अब इस 25 को 5 से भाग दो, 5 पंजे 25। ठीक है जी, अब जो ये 5 बचा, इस 5 को भी किससे भाग दो, 5 से, 5 एकम 5। अब महारनी नहीं चलेगी। अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, किस तरीके से मैं जोड़ूंगा, पहले 129 लेंगे, फिर ये 25 लेंगे, फिर ये 5 लेंगे, और फिर ये 1 लेंगे। तो 9 और 1 10, 10 और 10 20, हासिल लगे 2, 2 2 4 2 6, 160। तो 5 जो है वो कितनी बार आया है, जब हम फैक्टोरियल 649 को खोलेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, 160 बार 5 आएगा। तो 160 बार 5 आएगा तो जीरो भी कितनी आएंगी, जीरो भी 160 आएंगी। देखिए आप आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी संख्या में गुना करने पर कितनी जीरो आएंगी। किसी भी संख्या में आप गुना कर रहे हो लगातार, ठीक है, तो गुना करने पर जीरो कितनी आएंगी, 649 तक, 1 से लेकर 649 तक लगातार आपस में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करते जाएंगे तो जीरो जो आएंगी वो कितनी आएंगी, 160 जीरो आपको देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 तो निकाल दिया, अगर 2 निकालते तो 2 से भाग करते। तो देखिए जब इस संख्या में 5 ही 160 बार आया है तो 2 तो कितनी बार आया होगा, 2 बहुत ज्यादा बार आया होगा। उसके लिए आपको कैसे करना होगा कि 649 है, देखिए मैं तो इस तरीके से भाग देता हूँ, ये तो मैंने आपको भाग दे के दिखाया था। ऐसे भाग देता हूँ, 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, ये 324 आया, इसे 2 से भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। फिर 162 है, इसे 2 से भाग दूंगा, 2 अठे 16, 2 एकम 2। फिर 81 को 2 से भाग दूंगा, 2 चौक 8, 2 जीरो जीरो 40। फिर 40 को भाग दूंगा, 40 को 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 20। 20 को 2 से भाग दूंगा तो 10, 10 को 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। 5 को 2 से भाग दूंगा तो 2, और 2 को 2 से भाग दूंगा तो 1। ठीक है, अब देखो 324 तो यही आ गए यहीं, 162 ये आ गए, 81 ये आ गए, 40 ये आ गए। इन सब को जब मैं जोड़ूंगा, इन सब को, इसको और इनको, तो आप सोच सकते हैं कि 2 कितनी बार रिपीट होगा। ठीक है, तो 5 तो कितनी बार आया, 160 बार, और 2 कितनी बार आएगा आप देख सकते हैं। तो हमें ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है, हमें ये देखना है कि 2 और 5 में कम बार संख्या कौन सी आई है। तो हमने देखा 5 जो है वो कितनी बार आया है, 160 बार, तो 160 बार ही जीरो आएगी, आंसर खत्म। ये बिल्कुल बेसिक समझना जरूरी था, अगर ये बेसिक ना समझते तो आने वाले क्वेश्चनों में यही डाउट आपके बने रहते। बाकी डायरेक्ट कैसे निकालना है, डायरेक्ट आपको इस तरीके से अगर आप भाग दे सकते हैं ना तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो बच्चे जो शुरू में क्लासेस ले रहे हैं जिनको दिक्कत होती है भाग देने में, वो चाहे ऐसे भाग दे लो, जो बच्चे थोड़े से एडवांस लेवल पर है वो इस तरीके से भाग दे लो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले और ऐसे ही क्वेश्चन की बात करेंगे, एक क्वेश्चन और ऐसा ही करेंगे। देखो ये थोड़ी बड़ी संख्या आ गई, कितनी आ गई, 15245। अब मुझे पता है, मैंने आपको एक चीज बताई है, फैक्टोरियल को आप जब भी सोल्व करोगे तो उसमें हमेशा जो कम बार आपको देखने को मिलेगा वो 5 ही मिलेगा। तो इसीलिए हम 5 की संख्या निकाल लेते हैं कि 5 कितनी बार आया है। 2 निकालने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि 2 हमें पता है 2 5 से ज्यादा बार ही आएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं इसे 5 निकालता हूं तो 5 से भाग दो, 5 तिया 15, ये तो पूरा कट गया। 2 पर महारनी नहीं चलेगी तो क्या लगा देंगे, 0 बार महारनी चला देंगे। फिर इसके साथ उतार लेंगे 24, 5 5 चौक 20, कितने बजे 4, 5 नम 45, तो ये आ गया 3049। इसको 5 से भाग देंगे, 5 छक 30, 4 पर महारनी चलेगी 0 बार, 5 नम 45, 609। 609 को 5 से भाग दूंगा तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 121 आ गया। अब 121 को 5 से भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 को भाग देंगे, 5 चौक 20। अब देखिए ये 5 से छोटा आ गया, जब भी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसके बराबर या उससे छोटी संख्या आ जाए तो आपको वहीं रुक जाना है बस। ठीक है, आगे बढ़नी नहीं चलेगी। अब इन सबको जोड़ दो, कितना है 3049, इसको जोड़ देंगे तो 9, या एक तरफ लिख लेता हूं सारे, 3049, 609, 121,
24 और 4, 9 और 9 18 और 1 19, 19 और 4 19 और 4 23, 23 और 4 27, हासिल लग गए 2, 4 और 2 6, 2 8, 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 और 2 8, 3807, 3807 जहां आपको दिख रहा हो वही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 15,245 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी? 3,807 शून्य होने वाले हैं। तो वो वाला क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे हवा में आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 15,495 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेकर आइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे इसे कमेंट करके बता दीजिए। कुछ नहीं करना, उसी दोनों क्वेश्चन की तरह इसे 5 से भाग देना है, जितनी बार भाग जाएगा उनको जोड़ना है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये तो थे वे क्वेश्चन जो नंबर ऑफ जीरो से आपके यूपीएसआई में पूछे गए थे। ठीक है, वैसे तो नंबर ऑफ जीरो के और भी टाइप हैं, लेकिन आपके यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में वे टाइप नंबर ऑफ जीरो से नहीं पूछे गए। मैंने सिर्फ आपको यूपीएसआई के नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, बाकी अगर आप डिटेल में नंबर ऑफ जीरो पढ़ना चाहते हैं कि किसी भी पेपर को आप देने जाएं तो और नंबर ऑफ जीरो का किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए वो आप कर पाएँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बस इंतजार करना है। हमारी जो फाउंडेशन कोर्स है उसकी डिटेल की वीडियोस मैं शूट करने लग रहा हूँ, उसका पूरा कोर्स मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद आप तसल्ली से देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए अगर आप यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को देख कर जाएं। एक्स्ट्रा तब तक ना पढ़ें जब तक वो आपका पक्का ना हो जाए जो पेपर में पूछा जा रहा है। जब वो पक्का हो जाएगा ना, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ने की तरफ चलें। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये समांतर श्रेणी का हमारा क्वेश्चन शुरू हो चुका है। 151 पदों का अनुक्रम 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें टोटल कितने पद है? 151 पद हैं। उसका पहला पद यहाँ है, ये दूसरा, ये तीसरा, और इसी तरीके से पद आगे देख रखे हैं। पूछा है का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी का कुल योगफल अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? कुल योगफल। तो इसको शॉर्टकट में कह देते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। देखिए जहां पर n क्या है? n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। a क्या है? a है जी पहला पद। और d क्या है? d है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है पदों का अंतर। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका पहला पद क्या है? देखिए 243 इसका पहला पद होगा, ए का मान तो होगा ये। डी का मान अगर आपको निकालना है तो लास्ट वाले में से पहले वाला घटा दो, यानी कि पदों का अंतर हमको निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 3 और 1, कितना आ गया ये? 13। ठीक है जी। अब आप इसमें इसमें देख लीजिए, इसका इसका अंतर भी 13 है, इसका इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर भी 13 है। तो सर्वांतर का मतलब है सब पदों का अंतर। तो कितना आ जाएगा? 13। ठीक है जी। n का मान कितना दे रखा है? n का मान मुझसे पूछा है 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो बस आपको क्या काम करना है, आपको इस फॉर्मूले में रखना है। कितने पदों का योगफल निकालना है? 151 का। n की जगह 151 रख देंगे। n की जगह कितना रखेंगे? 151 बटे 2, कितना आ जाएगा? 2a। 2 गुना a का मान कितना है? 243 प्लस n-1, n-1 की जगह 151 माइनस के 1 गुना डी इंटू डी का मतलब है गुना डी, डी का मतलब है 13। देखिए इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है, बस क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा 151 बटे 2, 2 गुना 243 प्लस 151 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 150 गुना 13। यहां तक बच गया ये। अब दो तरीके हैं, इसकी इसकी गुना कर लो, इसकी इसकी गुना कर लो और इनको आपस में जोड़ लो। ठीक है नहीं, या फिर इन दोनों में से दो बाहर निकाल दो, 2 से 2 कट जाएगा। दोनों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल गुना वाला तरीका करके दिखा देता हूं।
देखिए 151/2 तो ऐसे ही रहेगा, गुना करेंगे 2 की 2 तिया 6 और 24 दूनी 48 प्लस 13 0 0, 13 पंजे 65, हासिल लगे 6, 13 कम 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19। जब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 9 और 4 13 और 1 14, हासिल लगा 1, तो कितना होगा ये। इसको अगर मैं इससे काट दूं तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 अठे 16, ये कट जाएगा। अब मेरे पास जो बच गया वो कितना बच गया 151 गुना 1218। जब इसकी गुना करूंगा तो इसका इकाई-अंक क्या आएगा 8 एकम 8। तो मैंने क्या देखा इकाई-अंक क्या मिलेगा 8। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें इकाई-अंक 8 हो? तो आपने देखा 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई-अंक क्या है 8 है। तो आगे की मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके भी इस्तेमाल करने हैं कि कैलकुलेशन कम से कम आपको करनी पड़े। तो इकाई-अंक मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था, वे वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये पता चले कि इकाई-अंक होता क्या है, इकाई-अंक हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर इसके इकाई के अंक की इसके इकाई के अंक में गुना करते हैं तो हमको इन दोनों की गुना करने पर जो सबसे पहला अंक मिलेगा वो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक है जी। अब अगर इस ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें शुरू में 8 दे रखा होता तो मुझे कैलकुलेशन थोड़ी सी और ज़्यादा करनी पड़ती, तब मेरा आंसर आता। लेकिन जब एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने आंसर जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट लगा दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा कि किसी भी समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का जोड़ पूछे तो फॉर्मूला क्या लगेगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी का 17वां पद कितना है 315 और पहला पद कितना है जी 251, तो उसके 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। अब हमें पता है कि 24 पदों का जोड़ अगर हमसे पूछा है तो हमको क्या चाहिए, एक तो पहला पद चाहिए, एक अंतर चाहिए उनका यानी कि डी चाहिए, एन का मान हमारे पास है यानी कि डी मुझे निकालना पड़ेगा। देखिए समांतर श्रेणी के पहले ये देखिए पद कैसे लिखे जाते हैं। पहले तो क्या लिखा जाएगा ए, पहला पद क्या कहलाता है ए, दूसरा कहलाता है ए प्लस डी, तीसरा कहलाता है ए प्लस 2d, फिर चौथा कहलाता है ए प्लस 3d। तो देखिए ये तो हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब हम दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 1d है, तीसरा पद निकाल रहे हैं तो कितने डी है 2d, चौथा पद निकाल रहे हैं तो कितने डी है 3d। डी का मतलब क्या है अंतर, अंतर का मतलब कि अगर आपको ऐसे दे रखा है 5 और अंतर मैंने दे दिया, इसका अंतर है मान लो इनके बीच में कि एक ऐसी श्रेणी है जिसके बीच का अंतर 5 है और पहला पद है 5, पहला पद कितना दे दिया 5 और उस श्रेणी के बीच के पदों का अंतर भी कितना है 5, तो अगला पद हो जाएगा 5 + 5, ये अंतर जुड़ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा पद हो जाएगा कितना 5 + 2 गुना 5, तीसरा पद हो जाएगा 5 + 3 गुना 5। तो देखिए ये पहला पद 5 है, दूसरा 10, ये 5 दूनी 10 और 5 15 और ये 5 तिया 15 और 5 20। तो देखिए सबके बीच का अंतर 5 5 है क्या, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया 1d, ये हो गया 2d, ये हो गया 3d, यानी कि जो अंतर है ना d, इसका मान हमने रख दिया। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं 17वां पद। जब हम इसी तरीके से 17वां पद निकालेंगे तो a प्लस हम 17 की जगह कितना लेंगे 16d, क्योंकि जब तीसरा पद की बात हो रही थी तो d कितना लिया था 2d, चौथे पद की बात हो रही थी तो d कितना लिया था 3d। तो जब 17वें पद की बात होगी तो a + 16d लिया जाएगा और इसका मान हमें कितना दे रखा है 315। a का मान है पहला पद, पहला पद कितना है 251, तो इसको लिख सकते हैं 251 प्लस के 16d बराबर 315। ये 251 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16d बराबर आ जाएगा 351 माइनस के 315 माइनस के 251। तो d का मान क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे जी देखो d का मान जो है वो आ गया 315 में से 251 घटा दो और 16 से भाग दे दो। अब ये चीज मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, क्या कि जोन सा पद दे रखा है वो तो लिख दो ऊपर, उसमें से पहला पद घटा दो। 17वां पद कितना है 315, पहला पद कितना है 251 घटा दो, और 17वां अगर पूछा है तो 16 से भाग दो, अगर 20वां पूछा होता तो 19 से भाग देते,
27वां पूछा होता 26 से भाग देते। तो डी का मान डायरेक्ट निकालने के लिए जो पद दे रखा हो उसमें से पहला पद घटा दो और पद की जो भी संख्या हो उससे एक कम संख्या से भाग दे दो, आंसर खत्म। यानी कि ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल बेसिक समझाया, फिर डायरेक्ट आपको कैसे निकालना है ये समझा दिया, ठीक है। तो फटाफट से आप कैलकुलेशन करेंगे। 5 में से 1 जाएगा 4, 11 में से 5 जाएंगे तो 6, कितना बचेगा 16, 16 चौका 64, यानी कि डी यानी कि सर्वांतर का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हमारे पास पहला पद है, 24 पदों का जोड़ हमें निकालना है। तो देखिए मैं आगे कैलकुलेशन यहाँ पर कर देता हूँ। पहला पद हमें कितना दे रखा है 251, एन का मान है 24 पदों का जोड़ है और डी का मान है 4। तो 24 पदों का जोड़ पूछा है हमसे, तो हम निकाल देंगे n/2 यानी कि 24/2, 2a यानी कि 2 गुना 251 प्लस के n-1 यानी कि 24-1 इंटू डी यानी कि 4, ठीक है। तो 24 से इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार, 2 की गुना करेंगे 2 एकम 2, 25 दूनी 50 प्लस 24 में से 1 जाकर कितना बचेगा 23, 23 गुना 4, ठीक है। अगर गुना करके इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 502 प्लस 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92, ठीक है। तो 12 गुना 2 की 2 में जुड़ेंगे तो 4, कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5। 594 की 12 में गुना करूँ तो 12 चौक 48 का 8 का हासिल लगे 4, 12 निमा 108, 108 और 4 112 का 2 का हासिल लगे 11, 12 पंजे 60 और 10 70 और 1 71। तो कितना आ जाएगा जोड़ 7128 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है 7128, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। आप चाहें तो वीडियो को दोबारा से रोक के दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले हमें पता था 17वां पद और कौन सा पता था पहला पद, उससे हमने डी का मान निकाल दिया। 17वें पद में से पहला पद घटाया, ठीक है, और 17वां अगर दे रखा था तो भाग किससे दे दी 16 से। तो डी का मान हमारा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब डी का मान जब हमारा 4 आ गया तो हमने क्या काम किया, हमने ए का मान, पहला पद हमें पता था 24 पदों का योगफल पूछा है, डी का मान हमने निकाल दिया 4, कुछ नहीं रखा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी में मान रख दिया, सिर्फ कैलकुलेशन की है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। उससे पहले मैंने आपको बताया कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कैसे लिखे जाते हैं। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पूछा जाए तो ए प्लस 2d, चौथा पूछा जाए ए प्लस 3d। यानी कि कोई सा भी पद पूछा जाए, पांचवा पूछेगा तो ए तो रहेगा ही, प्लस में पांचवा पूछा है तो 4d आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपकी आएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी में 21वां पद 151 है, पहला पद 51 है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सर्वांतर निकालने वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था सर्वांतर निकालना है तो अब आप डायरेक्ट निकाल दोगे। 21वां पद कितना है 151, पहला पद कितना है 51, तो भाग किससे देना है 21वां पद दे रखा है तो 20 से भाग दे दो, बस एक कम से। तो 151 में से एक गया, कितना बचा ऊपर 100, 100 को 20 से भाग देंगे, 20 पंजे 100, तो सर्वांतर जो है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है तो इतने आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो किसी समांतर श्रेणी का 27वां पद और 44वां पद क्रम से ये और ये है और 30 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया है। 27वां पद दे दिया हमें और 44वां पद दे दिया, ठीक है। अब 27वां पद क्या होता है, 27वां पद होता है a प्लस 26d, ठीक है। और ये कितना दे रखा है 444, और हमें 44वां पद जो है वो कितना दे रखा है, 44वां पद ऐसे हो जाएगा, ये कितना दे रखा है 512। इस बार हमें पहला पद नहीं दिया, इस बार हमें 27वां पद और 44वां पद दिया है और हमसे 30 पदों का योगफल पूछा है। यानी कि n का जो मान है, n का मान हमको कितना दे दिया है, n का मान हमको दे दिया है 30। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें चाहिए एक तो पहला पद और फिर हमें क्या चाहिए d, दोनों चीज चाहिए हमें, ठीक है। अब किस तरीके से देखिए इसको कैलकुलेशन करूं मैं कि हमारा यहाँ से आंसर आ जाए। तो आप में एक चीज दिखाई दे रही होगी क्या, कि अगर मैं इस बड़े वाली चीज में से छोटे वाली चीज घटा दूं, यानी कि मैं इसको माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, ये कट जाएंगे।
43 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, 43 में से 26 घटाएंगे 13, 13 में से 6 गए कितने बचे 7, फिर यहाँ आ गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो 17D बच गया। फिर 512 में से इसको घटाओ, जब 512 में से इसको घटाएंगे, 512 में से 444 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और 4 12, 0 बच गई यहाँ पर, यहाँ बचेगा 6, तो कितना आ जाएगा 68। 17 से इसको भाग देंगे तो डी का मान आ जाएगा 4, 17 चौका 68 होते हैं, तो डी का मान आ गया 4। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप मुझे बताइए पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा ये बताइए। आप कहोगे देखो जी डी का मान चाहे यहाँ रख दो चाहे डी का मान यहाँ रख दो, ए का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए भाई निकाल देते हैं। ए का मान जब मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा ए प्लस 26D यानी कि 26, और डी का मान कितना आया है 4, तो बराबर कितना आ जाएगा 444 के। ठीक है, तो ए प्लस गुना करेंगे इसकी, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, बराबर 444। तो ए का मान आ जाएगा 104, उधर जाकर घट जाएगा। देखिए 344, 444 है, 444 में से 100 घटाओ तो 344, 344 में से ये 4 घटा दो तो कितना बचेगा 340। तो पहला पद कितना है 340, डी का मान कितना है 4, और कितने का पूछा है, पहली 30 संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। तो चलिए मैं कर देता हूँ इनर बोर्ड पे। देखिए ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 340, एन का मान दे रखा है 30, और डी का मान कितना है 4। तो फॉर्मूला लगा देंगे S 30 बराबर N/30 यानी कि 30/2 N/2, 2 गुना 340 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है जी, इससे इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 15 बार, इसकी गुना करेंगे 34 दूनी 68, और 30 में से एक गया 29, 29 की गुना 4 में करेंगे तो 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे कितने 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो देखिए यहाँ से कैसे होगा, अगर इसको जोड़ दूं मैं 6 8 और 1 9, 6 और 1 7 गुना 15, 15 की गुना देंगे 15 छिका कितने होते हैं 90, हासिल लगे 9। 15 निम्मा कितने होते हैं, 15 निम्मा 135, 135 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14, हासिल लगाइए 3 और 1 4, 144 आ जाएगा, 144 का 4 आ जाएगा, हासिल को लगेंगे 14। आप चाहो तो बस ये भी देख सकते हो कि ऐसी संख्या जिसके बाद के दो अक्षर कितने हो 40 हो, तो ऐसा कौन सा है बाद के दो अक्षर सब में 40 दे रखे हैं। ठीक है जी, तो मुझे और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 छिका 90, 15 सत्ते 105, 105 में कितना जोड़ दो 14। अब 105 में अगर मैं 14 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 119, तो कितना आ जाएगा 119। तो 119 40 जहां भी आपको दे रखा होगा वो आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या किया एक बार समझिए, हमें दे रखा था 27वां पद, हमें दे रखा था 44वां पद। 27वां पद हो जाएगा ए प्लस 26D, और 44वां पद हो जाएगा ए प्लस 43D। इनके मान दे रखे थे, मैंने बड़े वाली चीज में से छोटे वाली घटा दी, तो ए यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का कट गया, प्लस 43 में से माइनस के 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17D। 512 में से 444 घटाएंगे तो 68, तो 17 चौका 68, डी का मान 4 आ गया। ठीक है, जब मेरे पास डी का मान 4 आ गया तो डी का मान मैंने इस पहले वाली समीकरण में यहाँ पर रख दिया, ए प्लस 26 गुना डी का मान 4 बराबर यो, तो ए का मान यहाँ से 340 आ गया। अब मेरे पास श्रेणी का पहला पद आ गया, ए का मान 340, डी का मान आ गया 4, और 30 पदों का योगफल पूछा था। तो मैंने क्या किया, ए का मान ये, एन का मान ये, डी का मान ये, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2, और क्या किया है सिर्फ कैलकुलेशन की है। आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 11,940। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दो तरह के क्वेश्चन मैंने बताए, एक श्रेणी में तो पहला पद ऑलरेडी दे रखा था तो उससे फिर हमने क्या निकाला डी निकाला और क्वेश्चन को सोल्व किया। एक में ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि डी पूछ लिया था। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें दो पदों के मान दे दिए, पहला पद भी नहीं दिया अब की बार, तो पहला पद भी निकाला डी भी निकाला, और तब जाके मैंने इसके एन पदों का योगफल निकाला। ठीक है जी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में ना आया हुआ हो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एक समांतर श्रेणी का 10वां पद और छठे पद का मान आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, उसके 15 पदों का योगफल आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको खुद करके देखना है क्वेश्चन।
कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी डाले हैं ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देखें। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इसका सॉल्यूशन पहले करा दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी जनवरी 2020 में 1550 रुपये बचाता है और वह हर महीने की तुलना में अपनी बचत में 75 की वृद्धि करता है, तो उस आदमी ने वर्ष 2020 में कितनी वार्षिक बचत की। देखिए, पहली चीज तो आ गई जनवरी, ऐसे ही फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ी। जनवरी में कितनी बचत की, 550 की। फिर कितने की ज्यादा करी, इसके मुकाबले इसमें 75 ज्यादा करी। ये इसका मतलब ये क्या है, ये है डी। ये क्या है, डी, क्योंकि हर बार क्या कर रहा है, हर बार 75 ज्यादा की करता जा रहा है पिछले महीने की तुलना में बचत, ठीक है। तो ऐसे जुड़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है जी मेरी बात। फिर हमसे क्या पूछा है, तो उस आदमी ने 2020 में कितनी बचत की, यानी कि टोटल 12 महीने होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 12। तो 12 महीने का आपसे योगफल आपसे पूछा है कि पूरे 12 महीने का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला पद ये है मेरे पास, डी का मान ये है, S12 का मान आपसे पूछा गया है। तो हम निकाल सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। SN बराबर, यानी कि S12 बराबर 12/2, 2 गुना 1550, पहला पद कितना है 1550, प्लस N-1 यानी कि 12-1 गुना डी का मतलब 75 गुना 75। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एन की जगह 12 रख दिया, पहले पद की जगह 1550 रख दिया, डी की जगह कितना रख दिया मैंने, 75, क्योंकि हर साल 75 की वृद्धि हो रही थी, ठीक है। 2 से इसको भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। गुना करते हैं 0, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 तो ये आ गया। 15 में से 1 गया 11, 11 की गुना करेंगे तो 11 पंजे 55, हासिल लगे 5, 11 सते 77 और 5 कितने हो जाएंगे, 82। जब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुना 5, 2, 8 और 1 9 और 3। अब इसकी गुना करेंगे, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का हासिल लगा 1, 9 6 54 और 1 55, हासिल लगे 5, 6 18 और 5 23, 23,550, 23,550, ठीक है जी। मेरा आंसर हो जाएगा 23,550। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन को डायरेक्ट एक श्रेणी ना देकर आपको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि लैंग्वेज दे दी कि एक आदमी जनवरी में तो 550 रुपये बचाता है, फिर हर महीने पिछले महीने की तुलना में 75 में वृद्धि करता रहता है, कि जनवरी में अगर 550 बचाए हैं तो फरवरी में 550 प्लस 75, फिर मार्च में जो भी आया होगा उसमें प्लस 75, फिर प्लस 75, इस तरीके से। तो जनवरी का मुझे पता है, यानी कि पहला पद मेरे को पता चलेगा कितना है, 1550। हर महीने 75 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब डी का मान है 75। ए का मान मुझे पता चल गया, डी का पता चल गया। टोटल महीने कितने होते हैं किसी भी साल में, 12 महीने, तो यानी कि 12 महीनों का आपसे जोड़ पूछा है कि 12 महीने में उसकी टोटल बचत कितनी है, तो मेरा आंसर इतना हो जाएगा। अब इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करिए आप हैं, आप खुद बचत करना चाहते हैं, आपने पहले महीने 1000 बचाए, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि हर महीने मैं उसमें 100 की वृद्धि करता जाऊं तो पूरे साल में मेरे पास कितने पैसे बचेंगे। अब आपने पहले महीने कितने बचाए, 1000 रुपये। अगले महीने आप कितनी बचत करोगे, 1000 प्लस 100 यानी कि 1100, फिर उससे अगले महीने की कितनी हो जाएगी, 1100 प्लस 100 यानी कि 1200। तो इस तरीके से आपको 12 महीने का कैलकुलेशन करना हो तो आपको ऐसा नहीं है कि लिख लिख कर जोड़ना है, आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 1248 और अंतिम पद कितना है 1413, तो उस श्रेणी के प्रथम 34 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए अब क्या आपको क्या दे दिया, पहला पद और बिल्कुल आखिरी पद। अब तक आपको लास्ट पद नहीं दिया था, लास्ट पद हमारे पास कितना दे दिया, लास्ट पद दे दिया 1413, और पहले पद की बात करें तो ये दे दिया 1248। तो आपसे 34 पदों का जोड़ जो है आपसे पूछा गया है, ठीक है।
अगर आपको यहाँ से देखिए पहला पद तो आपको पता है, ठीक है, तो देखिए जब आपको पहला और आखिरी पद दे रखा हो और आपसे योगफल पूछ लिया जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। यानी कि एन की जगह तो आपको रखना है 34, जितने पदों का योगफल पूछ रखा है, भाग 2। पहला पद कितना है, पहला पद है 1248 प्लस दूसरा लास्ट पद कितना है 1413। इनको आपको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो इससे कटेगा कितनी बार, 17 बार, गुना का निशान, और इसको जोड़ेंगे 8 में 3 जुड़ेगा तो 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 1 हासिल का कितने हो जाएंगे 6, और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और 1 और 1 हो जाएंगे 2। जब गुना करेंगे तो 7 एकम 7, इकाई का अंक जो है वो 7 रहने वाला है। ऑप्शन अगर चेक करें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 7 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको आगे की कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ मेरी आपको सलाह है कि आप कम से कम 20 तक के पहाड़े याद करके जाएं, क्योंकि पहाड़ों की जरूरत कई बार पड़ जाती है, ठीक है। अब जैसे 17 छिक्का अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आप 17 छिक्का कितना होगा ये निकालने की कोशिश करोगे, उसमें कितना टाइम लगेगा। अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो पेपर में आपका समय बच जाएगा, ठीक है। इसलिए 20 तक के पहाड़े हर बच्चे को बिल्कुल उंगलियों पर रटे होने चाहिए। और 20 तक के पहाड़ों में भी आपको मैं बताऊं ना तो 10 तक सबको याद होते हैं, 11 का भी याद होता है, 12 का भी याद होता है। समस्या असली जो आती है ना वो किन पहाड़ों में आती है मैं आपको बताऊं, 16 17 18 19, 20 का पहाड़ा भी सबको याद होता है, 16 17 18 19, बस ये 4 पहाड़े होते हैं जिनमें सबको समस्या आती है। तो इन 4 पहाड़ों को ज्यादा याद कर लो ताकि इनमें दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात तरफ चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा क्या होने वाला है, निम्नलिखित श्रृंखला में 196 का स्थान याद कीजिए। यानी 196वां पद, 196 का स्थान याद कीजिए, 196वां पद याद कीजिए। चलो मैं कोई भी चीज दे रखी हूँ, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। ये 196वां पद पूछ लिया हो या 196 का स्थान। वैसे तो 196 का स्थान पूछा है कि 196वां पद जो है वो किस स्थान पर आएगा। देखिए अगर आपसे कोई से भी पद का स्थान पूछा जाए तो वो क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है एन वा पद। ये क्या होता है, किसी भी श्रेणी का एन वा पद अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, 196 का स्थान कौन सा है, यानी कि इस एन का मान पूछा है और 196 पद आपको दे दिया है, ठीक है। पहला पद कितना है 88 प्लस n-1 गुना डी। डी की जगह इनका अंतर देखिए कितना है, इनका अंतर है 3, तो डी की जगह कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 88 इधर आएगा तो घट जाएगा और क्या बचेगा, इधर बच जाएगा n-1 गुना डी। डी का मान कितना है हमारा 3, ठीक है जी। जब इससे इसमें से घटाएंगे तो देखिए 16 में से 8 जाकर बचेंगे 8, यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से 8 जाकर 0 बचा 1, ठीक है। और ये 3 जो गुना में है ये इधर आकर बटे में आ जाएगा और इधर बचेगा n-1। 3 से इसको काट देंगे, 3 तिया 9 बचा 1, 3 छंग 18, तो ये हो जाएगा 36 बराबर n-1। एक इधर आ जाएगा तो 36 प्लस के 1 बराबर n, तो n का मान जो है वो कितना हो जाएगा 37। यानी कि 196 जो आएगा ना, 196 ये श्रेणी जब आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़कर एक पद आएगा 196, और ये 196 जो पद आएगा ये कौन से स्थान पर होगा, यानी कि ये पहले पद पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, पांचवे, तो 196 जो है कौन से नंबर पर आएगा, ये 37वें नंबर पर आएगा। आंसर आ जाएगा 37, ऑप्शन नंबर सी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन और बन जाता है, वो भी मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ। कैसे बनता है देखिए समझिएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता कि ये एक आपको श्रेणी दे रखी है, इसका 5वां पद क्या होगा, 5वां पद आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया आपसे, 5वां पद याद करें। ये तो आपसे पूछा था कि 196 कौन से स्थान पर है, तो 196 तो है 37वें स्थान पर। अगर आपसे पूछ ले कि 5वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जैसे 37वें स्थान पर 196 है तो 5वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो अब आपको क्या लिखना है, आपको ये टीएन तो जुका तो लिख देना है, क्योंकि अब आपको संख्या निकालनी है। 5वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपसे पूछा गया है 5वें स्थान की संख्या, तो ये तो रहेगा ऐसे ही। पहला पद कितना है 88 प्लस, अब 5वें स्थान की पूछिए तो यहाँ पर आप 5 लिख देंगे -1, और डी का मान 3 है, 3 लिख देंगे। तो ये T5 बराबर 88 प्लस के 5 में से 1 गया 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1
10। तो पांचवें पद पर कितनी कौन सी संख्या आ जाएगी? 100 आ जाएगा। आंसर कितना होगा? 100। आप देख लीजिए 88 है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये हर बार 3 जुड़ रहा है, तो 88, 88 में 3 जुड़ा 91, 91 में 3 जोड़ा 94, 94 में 3 जुड़ेगा तो 97, 97 में 3 जुड़ेगा तो 100। तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर कौन सी संख्या है? 100 है। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या? एक तो नंबर दे देगा कि बताइए इस नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बताइए ये वाली संख्या जो है उसका इस श्रेणी में कौन सा स्थान है, जैसे कि 37वां स्थान है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, संख्या आपको दे दी जाए, स्थान पूछ लिया जाए, तो संख्या इधर लिखनी है, n का मान पूछा है। ठीक है। अगर आपसे n का मान पूछ दे, यानी कि इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो हमें क्या करना है? हमें n का मान रखना है, संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर n का मान रख दिया और संख्या निकल कर आ गई 100। तो उम्मीद है आज के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन किए, एक तो नंबर ऑफ जीरो वाला, एक समांतर श्रेणी के हमने कुल पदों का योगफल nवां पद निकालना सीखा। कुल पदों का योगफल भी अलग अलग तरीके से सीखा। जब पहला और आखिरी पद दे रखा हो तो कैसे निकलेगा, जब 17वां 18वां इस तरीके के 2 पद दे दे तो पहले पहला पद निकाल लो, डी निकाल लो, तब उसका योगफल निकालो। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज समझाई। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो में कोई भी डाउट लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।